वणक्कम எல்லாருக்கும் வணக்கம் সবাইকে নমস্কার জানাই। अंडमान का सभी फैशन लवर्स, गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महाबचत का उत्सव चलेगा पूरे 1 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। बिल्कुल सही, और ये डिस्काउंट किसी एक पर नहीं बल्कि गोइंकास के हर एक आर्टिकल पर अवेलेबल है। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए दिगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बातू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। हैप्पी शॉपिंग विद गोइंकास 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भूलिएगा मत। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर ES राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रमुख हैं कैम्बल बे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के पंचायत समिति के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैम्बल बे ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कई कंपोनेंट्स के लिए लैंड एक्विजिशन फिलहाल चल रहा है। इसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, और फिर ट्रंक रोड का प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी एक इशू लैंड एक्विजिशन के दौरान ये आ रहा है कि जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में जो बेनिफिट्स देना है, यानी कि जो हाउसिंग का बेनिफिट्स देना है और बाकी जो बेनिफिट्स है डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम जो है वो यहाँ के इलेक्ट्रल रोल, यानी कि उन विलेजेस का जो विलेजेस अफेक्टेड है वहाँ के इलेक्ट्रल रोल में जो है रिफ्लेक्ट करेगा लास्ट 3 ईयर्स में। और इसके लिए बाकायदा जो है उन्होंने लिस्ट भी ड्रॉ किया है, ये बताया जा रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि काम के लिए और अपने स्टडीज के लिए वो ग्रेट निकोबार से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, साथ ही साथ किसी तरह का हायर एजुकेशन का कोई एवेन्यू नहीं है। और ज्यादातर लोग जो है वो अपना वोट वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि वोटिंग का अधिकार जो है हर एक नागरिक का अधिकार है और सभी को उसको यूज करना चाहिए। और जो इस लोकल एरिया में वो रहते हैं वहां पे वो लोग लोकल बॉडी इलेक्शन में वोट करते हैं, और साथ ही साथ एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट करने के लिए वो लोग वहां से ट्रैवल करके ग्रेट निकोबार तक नहीं आ सकते, इसीलिए कई लोग अपना नाम जो है वहां पे शिफ्ट करा लेते हैं। और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का जो है इस्तेमाल करने के लिए जो है आज उनको इस तरह से पनिश किया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट्स में, यानी कि उनको किसी तरह का घर भी नहीं मिलेगा, किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उनका नाम जो है अफेक्टेड लिस्ट में डाला गया है और अफेक्टेड लिस्ट में जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ उनको दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक तरीके से लोगों में ये भावना है कि उनके साथ इस तरह से नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा जो लाइफ है वो पूरा ग्रेट निकोबार से लिंक्ड है। वो लोग अपने आप को ग्रेट निकोबार से ही जुड़े हुए पाते हैं, और सिर्फ वो टेम्पररी वहां पे रिलोकेट हुआ है ताकि जो है अपना स्टडीज कंप्लीट कर पाए, अपने लिए जो है जीविका जो है कमा पाए, जिसका अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के फैसिलिटीज ना होने के कारण ही वो लोग को वहां पे जाना पड़े। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह से इस मामले को आप लोग टैकल करेंगे, क्योंकि आप उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट को जो है पूरा ओवरसी करेगा, और एक मीटिंग भी कंडक्ट किया गया था और MP साहब भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, बाकी रिसेटलमेंट एंड जो रिहैबिलिटेशन कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। क्या बात हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बोल रहा है, और कितना आपको सही लगता है कि ये जो रूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया है कितना सही रूल है? सबसे पहले तो निकोबार टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने जिस मुद्दे में बात करने के लिए हमारे पास आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं और सारे अंडमान के लोग के और पूरे आज की डेट में भारत के सभी लोग जानते हैं कि कैम्बल बे में GNA प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि देश का बहुत ही बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है, और जिसको कि माना जाता है कि ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल व्यू और या फिर इकोनॉमिकली अगर देश के लिए जाए तो बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला ये प्रोजेक्ट है, और जिसके लिए चर्चा भी बहुत बड़े स्तर पे चलता है, ये सब हम जानते हैं।
और मैं इसके बारे में, जैसे कि आपने बहुत सारे प्रश्न किए, तो उसको मैं समझाने के लिए मैं शुरू से थोड़ा जाऊंगा। क्योंकि देखिए, कैम्पबेल बे में जो ये सेटलमेंट, एक्स-सर्विसमैन सेटलर्स, इनको जो है 1969 से लाया गया था। ये सरकार के द्वारा एक स्कीम के तहत, रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत में इनको ला करके यहाँ पे बसाया गया। और 69 से जो शुरू हुआ उसका जो है बहुत सारे बैचेस में यहाँ पे लोग आए, करीब करीब 300 से ज्यादा यहाँ पे सेटलरों को लाके बसाया गया था। और उस समय से ही ये ग्रेट निकोबार में एक बात था, और सरकार के द्वारा भी एक आश्वासन भी था लोगों को कि आपको इस जंगल में छोड़ा जा रहा है, तो आप ये मत समझना, इससे डरना मत, क्योंकि इस आइलैंड को बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट की ओर भी लेके जाएंगे फ्यूचर में, तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। और इसी के फलस्वरूप 80s में, अगर 80s में देखा जाए, इवन 80s में उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस पार्टी के, और इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाया गया, और उसको कंटिन्यू करते हुए राजीव साहब जब यहाँ देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र हुआ। लेकिन कुछ कारणवश, हम नहीं जानते हैं कि किस लिए, इसको टेक डाउन कर दिया गया। और उस समय भी बहुत बड़ा हलचल चला कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है। तो देखिए, उस समय भी इसका फायदा सरकार समझती थी कि इसका फायदा क्या हो सकता है, देश के लिए आर्थिक स्थिति हो या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, मतलब हमें सुरक्षा करने के लिए अपना देश के लिए बहुत बड़ा एक अहम भूमिका इस आइलैंड निभा सकता है, ये उस समय भी जानते थे। लेकिन चलिए, किसी कारणवश वो हुआ नहीं। तो आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि इसका जो महत्व को समझे उन्होंने, और इस प्रोजेक्ट को करने का उन्होंने ठान लिया मन में, और इसका डिक्लेयर भी किया। सारे चीज इसके लिए जो चीजें होना था वो सारी चीज हो रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जब यहाँ पर लाया गया, तो हमारे तमाम यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, खास करके एक्स-सर्विसमैन सेटलर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, और यहाँ के लोगों से पूछा गया, और इसके लिए किसी का भी आपत्ति नहीं था। उनको एकदम मन से राजी थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का बहुत दिनों से हम लोगों का इंतजार था, इन पूरे एक्स-सर्विसमैन सेटलर एंड डिपेंडेंट्स का ये बहुत दिनों से इंतजार था। तो ये चीज जब साकार हो रहा है, तो बहुत खुशी से इसका स्वागत भी की। अब बात रहा कि अब जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो हमारे लिए मुआवजा क्या मिलेगा, हमारा रीसेटलमेंट कैसा होगा, हमारे लिए जमीन के बदले जमीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीजों का एक मन में जो शंका जो लोगों के अंदर में आना शुरू हुआ, तो एक करके धीरे धीरे वो साफ होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आज बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि सर्कल रेट को लेकर के आज भी सरकार और प्रशासन जो इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, और क्लियर नहीं हमें कर रहे हैं, इसका हमें बहुत ही दुख है। क्योंकि बहुत ही कम न्यूनतम रेट में अगर हमसे लिया जाएगा, तो इसके मतलब जो हमने परिस्थिति, ऐसे विषम परिस्थिति में यहाँ पे जिंदगी को जिया, यानी कि हमारे जो फादर यहाँ पे आए थे, वो कैसे स्थिति में, मतलब इस आइलैंड में आके उतरे, तो उस समय आइलैंड का क्या स्थिति था। यहाँ पे ना कम्युनिकेशन की फैसिलिटी थी, ना बिजली की फैसिलिटी थी, ना रोड की फैसिलिटी थी, ना पानी की थी, और ना ही पढ़ाई की अच्छी शिक्षा की फैसिलिटी यहाँ पे थी। लेकिन वैसे हालत में भी उन्होंने अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ाया, और जो पढ़ाई यहाँ पे मिला उसके हिसाब से बच्चों का जो परवरिश करना था वो भी किए। लेकिन यहाँ का पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं होने की वजह से बच्चों को अच्छे अच्छे नौकरियों में नौकरी पाने में बहुत बड़ा दिक्कत आज भी हो रहा है, उस जमाने से ही हो रहा है। तो इस तरह स्थिति में हम जब यहाँ पे थे, तो आज जब इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, और इसमें जो फायदा होने का है, जो हमको एक्चुअली हम है असली स्टेक होल्डर यहाँ के, और हमें जो फायदा मिलना चाहिए एक्स-सर्विसमैन सेटलर एंड डिपेंडेंट्स को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमसे थोड़ा दूर होता जा रहा है। जैसे कि मैंने सर्कल रेट के बारे में बताया। इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट फैमिलीज जो लिए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो सरकार ने जो एक पैमाना जो एक्ट के हिसाब से तय किया है, लेकिन उसमें हर चीज में एक दिया है कि इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसमें जो हमारे एलजी साहब को पावर यहाँ पे दिया गया। हर एक पॉइंट्स में जो है, हर एक जो सेक्शन है, इसमें संशोधन हमारे एलजी साहब के अधीन आता है, वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट फैमिली में जो बोल रहे हैं कि जो 18 एंड अबव एक्ट के हिसाब से, वेदर वो मैरिड है या नहीं है, लेकिन उसको डिस्प्लेसमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसको घर भी मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी उसको बेनिफिट सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन आज इसको प्रशासन ने ये कह के उसको बहुत लोगों के साथ में नाइंसाफी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मैंने आरएनआर के मेंबर होने के नाते भी इसको मैं ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने आरएनआर में ये बता रहे हैं कि जो बच्चा
18 एंड अबो का जो भी शख्स जो 18 एंड अबो अबो का होगा उसका जो है बीएलओ में नाम होना जरूरी है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया एक्ट में कि बीएलओ में नाम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक मापदंड मान करके उसके अधीन जो आता है उसको लेने का इन्होंने निर्णय किया, जिसको मैंने की बहुत ही ऑब्जेक्शन किया है। और जो आप जानते हैं अंडमान में पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी अगर बोले तो एक ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। अगर ऐसा जाए तो पूरे अंडमान में अगर वो कहीं भी रहता हो ऐसा भी मानते हैं तो फिर ठीक है, वो भी नहीं मान रहे हैं। और मैं अब तो बोलता हूं कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी या बीएलओ इसको लेने का जरूरत क्या है, जब एक्स-सर्विसमैन एंड सेटलर उसका जो डिपेंडेंट्स है वो बहुत सारे वजह से आज वो गांधीनगर या शास्त्री नगर में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनको लाइवलीहुड हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, या फिर नौकरी जिसको मिल गया है वो नौकरी वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो तो पूरे अंडमान में ट्रांसफरेबल जॉब है। अभी कभी डिगलीपुर में तो कभी मायाबंदर में तो कभी निकोबार में, तो ये घूमते रहते हैं। तो लास्ट 10 ईयर 15 ईयर से ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं जो कि बाहर हैं, लेकिन उनका घर यहाँ पे, उनके माता पिता या बहन या भाई कोई ना कोई उस घर में रहता है, उस जमीन में रहता है। लेकिन आज सिर्फ इस चीज को एक कंडीशन में लाते हुए कि बीएलओ लिस्ट में नाम नहीं है डिपेंडेंट का तो उसको घर नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा नाइंसाफी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसी स्थिति यहाँ पे जब कोई रहना नहीं चाहता था कैंपबेल बे में, वैसे में ये एक्स-सर्विसमैन सेटलर और डिपेंडेंट्स डटे रहे यहाँ पे, आज उनके लिए घर देने के लिए अगर इस तरह के कंडीशंस को लाया जाए ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है और मेरे सारे गांव वासियों का भी मानना यही है कि जो भी सेटलर एंड देयर डिपेंडेंट्स अबो 18 ईयर्स है सभी को घर मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये बीएलओ ये सब देखने का। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे कि गांधीनगर और शास्त्री नगर के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना लाइवलीहुड, यानी कि देखिए यहाँ पे सभी को नौकरी नहीं मिलता है। किसको नौकरी मिली, यहाँ का पढ़ाई का जो कंपटीशन में अगर आपको किसी हमारे बच्चों को नौकरी मिलना है तो ये नामुमकिन ही है लगभग, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई का स्तर वैसा है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई चोरी छुपे है ही नहीं है, सबको खुला पता हुआ चीज है। तो वो बंदा, वो जो एक्स-सर्विसमैन सेटलर का डिपेंडेंट है, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इवन कैंपबेल में एक दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो आप ये कैसा बोल सकते हैं कि वो कैंपबेल में बैठा है, बीएलओ का लिस्ट में गांधीनगर में नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैंपबेल में रोजगार के लिए दुकान खोल के बैठा हुआ है और वो डेली अप एंड डाउन 30 किलोमीटर में जाकर के आना, 35 में जाकर आना उसको पॉसिबल नहीं है दुकान चलाना। तो कई सालों से, पिछले 10 सालों से या 4 सालों से, 5 सालों से वो कैंपबेल बे में एक छोटा सा किराया घर में रहता है, लेकिन उसका अपना पूरा जमीन और उसका पुराना अपना जो घर है वो सारे कुछ शास्त्री नगर और गांधीनगर में, उसके बावजूद भी कैंपबेल बे में रहने वालों को भी घर नहीं देने का इन्होंने निर्णय किया है। तो ये कैसा मापदंड है, ये तो बिल्कुल भी नाइंसाफी है हमारे लोगों के साथ में। मैं चाहता हूं कि ये वाला कंडीशन है इसको हटाना चाहिए और हर एक जो एक्स-सर्विसमैन सेटलर के डिपेंडेंट्स है, और ना ही केवल एक्स-सर्विसमैन सेटलर के डिपेंडेंट, वहां में जो इंक्रोचर्स हैं, जो वहां पे काम करने के लिए जो गए हैं, उसके लिए भी एक्ट के तहत में उसको जो भी 18 ईयर्स प्लस का जो भी बच्चों को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए किसी भी हालत में। और उसी तरह जो एन्युटी हुआ आरएनआर में, मैं तो हूं मेंबर उसमें, तो आरएनआर में बहुत सारी चीजों को प्रशासन मान भी रहा है। मैं उनको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा प्रशासन का कि एन्युटी को उन्होंने बढ़ाने का निर्णय लिया है। उसी तरह जो जमीन जो हाउस साइड देने वाला था जो डिस्प्लेसमेंट फैमिली के लिए, वो 50 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर सरकार कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूंगा। और जो प्लिंथ एरिया को जो बढ़ाना है, जो पहले बोले थे कि 550 स्क्वायर मीटर में 30 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया में घर मिलेगा, जो कि आज के डेट में उसमें कोई रह नहीं सकता। प्रशासन इस चीज को बखूबी समझ रहा है और इसीलिए उनको उसको भी बढ़ा के 100 स्क्वायर मीटर के आसपास का प्लिंथ एरिया देने का भी जो उन्होंने निर्णय किया है, उसको रेकमेंड भी किया है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। तो मैं यही चाहूंगा कि जब इतना सारी चीजों को प्रशासन सोच रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन और जो फिजिकली यहाँ का जो सर्कमस्टेंसेस अवेल कर रहा है, क्योंकि अंडमान देखिए मेनलैंड की तरह एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि कॉम्पैक्ट होकर के एक डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट निकोबार जो बोलिए तो निकोबार एक टापू है, उसके बाद चौरा तरह से अलग अलग टापू, कैंपबेल बे एक टापू, किचाल, कचाल और कमोटा अलग टापू। तो इस तरह हमारा जो डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन है ये टोटली डिफरेंट, हम मेनलैंड के साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट बना है वो एक्ट तो पूरे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है और खास करके मेनलैंड का डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन टोटली डिफरेंट है और इस चीज में अंडमान को जो है पर्टिकुलरली इसको ठीक से देखा नहीं गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर अंडमान का है तो एलजी साहब है, तो एलजी साहब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस सारे एक्ट में संशोधन करने का। उसमें ऑलरेडी एक कंडीशन दिया भी हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो लोगों का जो सच्चाई को समझते हुए
वहां का सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए अगर उसको संशोधन भी कर सकते हैं। तो मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, देखिए आज डिस्प्लेसमेंट आप अगर 300-400 लोग को दे रहे हैं, तो हम जो मांग कर रहे हैं तो इसमें शायद हो सकता है कि 50-100 लोगों को और बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार आज इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज जा रहा है, यहाँ पे कई करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो क्या यहाँ पे रहने वाले हम जो स्टेक होल्डर है, खास करके एक्स-सर्विसमैन सेटलर जिनको लाया गया, हम ऐसा नहीं है कि रिफ्यूजी हैं या और कहीं से हमको लाके सेटलमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा बकायदा इज्जत के रूप से ला करके हमें यहाँ पे रखा गया, सम्मानजनक सेटलमेंट यहाँ पे उस समय किए थे। तो वही सम्मानजनक आज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है, इसमें भी इस चीजों को मतलब ध्यान में रखते हुए दोबारा एक बार इसको पुनः विचार करें और इसका दोबारा एक बार जो भी सेंसस हुआ था, कास्ट एंड सेंसस हुआ, उसमें सारे लोगों का नाम सेंसस में लिया गया, लेकिन उसको छांट करके हटा करके कम करने का जो काम प्रशासन जो करेगा, क्योंकि कितना लोगों को कम किया, किसको दे रहा है, ये तो अभी फाइनल पब्लिकेशन में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को पता है जिस हिसाब से मापदंड का जो एक पैमाना फिक्स किया गया है, क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसके तहत में बहुत लोगों का नाम कटने का ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी एक चीज बोलूंगा कि मल्टी डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बहुत समय हो चुका है। देखिए जब हमें यहाँ पे लाके सेटलमेंट किया गया, उस समय गांव से हमें पूरा वहां से उठा कर लाके यहाँ पे उस समय 70s में लाके यहाँ पे बसाया गया, 60s में लाके बसाया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ एक भूकंप के रूप में, ये सभी को पता है। 80s में जो भूकंप हुआ उसमें बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन उस भूकंप ऐसा भूकंप था कि उसको कभी मेनलैंड से हम लोग जब आए थे, मेरे पिताजी लोग आए थे, तो उसमें कभी उसको पता ही नहीं था इतना बड़ा भूकंप भी हो सकता है। लेकिन उस हालत में भी उनको डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी एरियाज में किया गया, वापिस उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको मोटिवेट किया गया यहाँ पे रहने के लिए। और लेकिन बीइंग ए फौजी होने के नाते वो फिर डट के यहाँ पे रहे, उसके बाद अपना जिंदगी को शुरू किए। उसके बाद 2004 का सुनामी, जो कि बहुत बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर था, नेचुरल कैलेमिटी था, जिसमें कि हमने अपना सारा सब कुछ खोया, कई लोगों को जान भी गया और माल तो सभी लोगों का लगभग चला गया। हमारा जो लाइवलीहुड का जो खेतें थी, बगीचा थी, वो भी गया। उसके बाद हमें रिसेटलमेंट करा गया, उसमें से हमको वापिस उभर के आने में हमें बहुत समय लगा, क्योंकि हम टेम्परेरी शेल्टर में थे, इंटरमीडिएट शेल्टर में करीब 6-7 साल तक। उसके बाद हमें फिर से परमानेंट शेल्टर में, स्थायी घरों में लेके जाके बसाया गया। उसके बाद फिर हिम्मत किए सभी लोगों ने वापिस से खड़ा होने का, अपना मतलब साहस को कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, वापिस से खड़ा हुआ, अपना रोजगार को, अपना लाइवलीहुड को उन्होंने बनाया सभी लोग मिल करके, अपना हिम्मत को हारे नहीं कभी। और उसके बाद आज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इतने दिनों का जो मेहनत इस किसानों का, एक्स-सर्विसमैन सेटलरों का और उनके डिपेंडेंटों का, इतना सालों का मेहनत और उनका जज्बा और वहां पर डटे रहने का जो काम उन्होंने किया है, उसके साथ में नाइंसाफी नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और हर एक व्यक्ति को, जो भी 18+ जो अफेक्टेड फैमिली है, वो सभी को डिस्प्लेसमेंट में लाने का काम प्रशासन करना चाहिए। और इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से भी मेरा गुजारिश है कि स्पेशल एक संशोधन इस पे लाए और हमारे साथ में एक मीटिंग भी होना चाहिए। हमारे जो अफेक्टेड लोग हैं, इनका बात को सुनना चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूं कि प्रशासन से, क्योंकि बहुत सारे करस्पॉन्डेंस, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम, सब कुछ हमारा प्रशासन के पास गया हुआ है, एलजी साहब के पास भी है, सीएस साहब के पास भी है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे साथ कुछ हमारे जो एक्स-सर्विसमैन सेटलर्स है और डिपेंडेंट्स है, जो अफेक्टेड फैमिली है, जिनका घर बार सब कुछ जाने वाला है, उनका लाइवलीहुड जाने वाला है, तो उनके साथ थोड़ा सा समय देके उनका अगर बात को सुने, तो शायद हमारा दर्द को वो समझ सकते हैं और इसका एक अच्छा निष्कर्ष और समाधान निकालेंगे, ऐसा मेरा प्रशासन से बहुत ही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।